हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह A to Z क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम सफलता से उतना ही दूर हैं जितना हम मेहनत करने से दूर हैं। यानी हम जितना ही मेहनत करेंगे उतना ही सफलता हमारे करीब आती जाएगी। तो हमको अपने कर्म करना है, हमको अपने हाथों के लकीरों पर विश्वास नहीं करना है, हमको अपने माथे की पसीने पे विश्वास करना है। हार नहीं मानना है साथियों, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। कल हम लोगों ने सिंधु सभ्यता पढ़ा था और आज हम लोग बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। उससे पहले अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए। साथियों, आइए चलते हैं। और एक बात, महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों के लिए, अभी तक जो भी इस सोशल मीडिया साइट से नहीं जुड़े हैं, जैसे कि हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं, इंस्टाग्राम पेज से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पेज से नहीं जुड़े हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जा करके जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं, पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता यानी वैदिक काल। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में हुआ है। कौन कौन से, आइए देखते हैं। वैदिक काल, वैदिक काल एक है ऋग्वैदिक काल। आप तो ये कमेंट करके बताइए कि ऋग्वैदिक काल का समय कितना माना गया है। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। तो देखिएगा, ऋग्वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना गया है। 1000। वहीं उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व माना गया है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखिएगा, आर्यों के द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वो वैदिक काल की सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता थी। जो आर्यों की सभ्यता थी, लिख लीजिएगा, आर्यों की सभ्यता कौन सी सभ्यता कहलाती है? तो वैदिक सभ्यता कहलाती है। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। ठीक, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि आर्यों की सभ्यता कौन सी सभ्यता कहलाती है? सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ऐसे। और इसको क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता को क्या कहते हैं? जैसे हम लोग सिंधु सभ्यता से थोड़ा कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। जैसे सिंधु सभ्यता में हम लोग क्या कहते थे? उसको नगरीय सभ्यता कहते थे, लेकिन वैदिक सभ्यता को हम लोग ग्रामीण सभ्यता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता। ठीक है, और देख लीजिएगा, जैसे सिंधु सभ्यता में ये मातृसत्तात्मक सभ्यता थी वहां, और यहाँ पे वैदिक सभ्यता में पितृसत्तात्मक सत्ता है, मतलब पिता का सब कुछ चलता है। पितृसत्तात्मक सत्ता। ठीक है, और यही एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया कि पितृसत्तात्मक सभ्यता, लेकिन पितृसत्तात्मक सभ्यता को एक शब्द दिया गया था। क्या शब्द दिया गया था? कुलूप। इसको क्या कहा जाता था? तो कुलूप कहा जाता था। पितृसत्तात्मक सभ्यता को कुलूप कहा जाता था। ध्यान रखिएगा,
क्या कहा जाता था? तो कुलूप कहा जाता था। ठीक है, अब आइए कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देख लेते हैं। साथियों, हम लोग थ्योरी बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं, केवल क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे पे विश्वास करिए, हम लोग ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं देखेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण न हो। हम लोग यहाँ पे वही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछा गया है और या आगे पूछने की संभावना है। आप तो जानते हैं यूपी के एग्जामों में ये प्रश्न रिपीट करते हैं। ठीक है, तो ये एक एक प्रश्न जो मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा वो पूरा इंपॉर्टेंट है और पूछा गया है। तो देखिएगा, आर्यू में जैसे जन के शासक को क्या कहा जाता था? तो जन के शासक को क्या कहा जाता था? तो राजन कहा जाता था। राजन मतलब राजा। अब देखिएगा, यहां राजा को सलाह देने का काम कौन करता था? तो दो संस्था थी सलाह देने का काम, एक सभा कहलाती थी और एक समिति कहलाती थी। क्या? राजा को सलाह दो संस्था देती थी। कौन? एक सभा और दूसरी क्या कहलाती थी? समिति कहलाती थी। सभा में कौन कौन से लोग थे? क्वेश्चन आया हुआ है कि सभा में कौन से लोग थे? तो वहां पे श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की ये संस्था थी। कौन? श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की यह संस्था थी। और वहीं पे समिति किसकी संस्था थी? तो सामान्य जनता का शासक इसमें रहता था, इस संस्था में था। कौन? सामान्य जनता का शासक। सामान्य जनता का शासक। ठीक है, और देखिएगा, ये आर्यों की सभ्यता, वैदिक सभ्यता में न्यायाधिकारी का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। किसका? न्यायाधिकारी का कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है। सब कुछ कौन करता था? राजा करता था। तो इसी में देख लीजिएगा, वैदिक सभ्यता में न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता था। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में मतलब सीधे पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग मिस ना करिएगा। ये एक क्वेश्चन है, उपनिषद मतलब कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है? यूपी टेट के एग्जाम में कई बार ये पूछा गया है। उपनिषद की संख्या, संस्कृत में ये कई बार पूछा गया है यूपी टेट के एग्जाम में। तो देखिएगा, उपनिषद जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं वेदांग। वेदांग कितने होते हैं? वेदांग कितने होते हैं? 6 होते हैं। इनके नाम जान लेते हैं। ये ऐसे ही देगा, कभी कभी संख्या पूछ लेता है तो कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से इसमें कौन वेदांग का अंग नहीं है। तो 6 कौन से होते हैं? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद, ज्योतिष।
ज्योतिष। ठीक है, ये है हमारे 6 वेदांग। ठीक है, ये ऐसे ही पूछा। सबसे महत्वपूर्ण कौन है? व्याकरण है। ऐसे ही पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन इसमें से वेदांग का अंग नहीं है। 3 दे देता है, एक अलग से दे देता है। अब इसी में कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये महापुराण की संख्या, महापुराणों की संख्या, महापुराण कितने हैं? तो 18 महापुराण है। ठीक है, और उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषद कितना है? 108 है। ठीक है, और देख लीजिएगा कि, और देख लेते हैं, इसको नोट करते हुए चलिएगा। ऋग्वेद, ऋग्वेद से क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, उसको भी पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? सीधे यही क्वेश्चन पूछ लेता है। ऋग्वेद कितने मंडल हैं? तो 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल। और कितने सूक्त हैं? इसमें कितने सूक्त का उल्लेख किया गया है? तो सूक्त है 1028। सूक्त कितना है? 1028। आप तो ये कमेंट करके बताइए कि हम एक चीज बता दे रहे हैं कि ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, लेकिन इसके रचयिता कौन है? आप ये कमेंट करके बताइए। ऋग्वेद के 3रे मंडल में, तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? 3रे मंडल में तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ठीक, गायत्री मंत्र का। और इसके रचयिता कौन है? गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? रचयिता कौन है? तो विश्वामित्र इसके रचयिता हैं। कौन? विश्वामित्र। ठीक, और देख लेते हैं कि 7वें मंडल में किसका उल्लेख है? 7वें मंडल में किसका उल्लेख है? तो 7वें मंडल में 10 राज्य का युद्ध आप लोग सुने होंगे। राजा सुदामा और 10 लोगों के बीच हुआ था। कौन? 10 राज्य का युद्ध। 10 राज्य का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो यह हुआ था पुरुषड़ी नदी के किनारे। किस नदी के? पुरुषड़ी। पुरुषड़ी नदी का अब क्या नाम है? तो रावी नदी। रावी नदी। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था कि रावी नदी को वेदों में किस नाम से जानते हैं? तो ध्यान रखिएगा, रावी नदी को वेदों में पुरुषड़ी के नाम से जानते हैं। ठीक है, और भी कुछ पुराने नदी के नाम जान लेते हैं जो वेदों में उसके नाम अलग हैं और वर्तमान समय में अलग हैं। ठीक है, रावी नदी को तो हम देख लिया। अब देख लेते हैं कि झेलम नदी को। आप तो ये कमेंट करके बताइए कि चेनाब नदी को क्या कहते हैं? झेलम को कहते हैं वेदों में वितिस्ता। झेलम को क्या कहते हैं? वितिस्ता। वितिस्ता। वहीं रावी को हम लोगों ने देख लिया पुरुषड़ी, और चिनाब को किस नाम से जानते हैं? तो अस्कनी। क्या? चिनाब। चिनाब या चेनाब किस नाम से? अस्कनी। ये तो हो गया नदियों के नाम। अब गाय को देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है कि गाय को, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था कि गाय को वेदों में किस नाम से जानते हैं? तो गाय को वेदों में अघन्या कहा गया है। क्या? गाय को क्या कहा गया है? अघन्या। अघन्या कहा गया है। ठीक है, आइए कुछ और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन।
हम लोगों ने देखा कि सिंधु सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, लेकिन यह वैदिक सभ्यता कौन सी पितृसत्तात्मक सभ्यता है। पितृसत्तात्मक सभ्यता को क्या कहा जाता है, तो कुलूप कहा जाता है। इसके साथ साथ कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि ये सिंधु सभ्यता में जो स्त्री थी वो वहाँ पे पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति का ये प्रचलन था, लेकिन इसमें पर्दा प्रथा बाल विवाह का इसमें प्रचलन नहीं था। तो देख लीजिएगा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा इसका प्रचलन नहीं था। ठीक, बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। वहीं सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति का प्रचलन था। और यहाँ की स्त्रियां को शिक्षा का ये दिया गया था, मतलब शिक्षा ग्रहण करने की इजाजत दी गई थी। क्या? शिक्षा ग्रहण करने की इजाजत स्त्रियों को क्या थी? शिक्षा ग्रहण करने की आजादी दी गई थी। और देख लीजिएगा कि जो स्त्रियां होती थी वह अपने पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी। क्या? स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ में भाग ले सकती थी। स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ में जा सकती थी। ठीक है, ठीक। स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, पति के साथ यज्ञ में जा सकती थी। जिन स्त्रियों के पति मतलब मर जाते थे उनको यह आजादी थी कि वह अपने देवर से शादी कर सकती थी। ठीक है, जिन स्त्रियों के पति मर जाते थे अपने देवर से शादी कर सकती थी। इसके साथ साथ देखिएगा कि मतलब जो जीवन भर अविवाहित रहती थी, जो स्त्री जीवन भर अविवाहित रहती थी उसको अमाजू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जीवन भर अविवाहित स्त्री को क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। ठीक है, और आर्यों के बारे में जान लेते हैं कि आर्यों का मतलब कि पेय पदार्थ, मुख्य पेय पदार्थ क्या था आर्यों का? आप लोग कमेंट करके बताइए कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या हो सकता है। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ, मुख्य पेय पदार्थ क्या था? तो सोमरस था। सोमरस, दारू, बंटी और बबली लैला, सोमरस था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। और भी कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ और क्वेश्चनों को देख लेते हैं। साथियों, हम लोग वैदिक सभ्यता को दो भागों में पढ़ेंगे। जैसे कि एक पार्ट तो आज पढ़ ले रहे हैं और एक पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए और कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं। हम लोगों ने पेय पदार्थ देख लिया, अब इसके साथ साथ देख लेते हैं उनका प्रिय पशु क्या था। जैसे वैदिक सभ्यता में कुबड़ वाले सांड की पूजा की जाती थी, तो इनका प्रिय पशु क्या था? तो घोड़ा था। प्रिय पशु, आर्यों का प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। घोड़ा, ठीक है। और ये प्रिय देवता अपना किसको मानते थे?
प्रिय देवता, प्रिय देवता, प्रिय देवता किसको मानते थे? तो इंद्र भगवान को ये अपना प्रिय देवता मानते थे। ठीक है, इंद्र भगवान को। इसके साथ साथ देख लीजिएगा कि हम लोगों ने आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा। साथियों, हम लोग इसका दूसरा पार्ट जैसे कि कल पढ़ेंगे। ठीक, आज हम लोगों ने एक पार्ट पढ़ लिया, हम लोग कल इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। और उससे जाने से पहले अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर किया कीजिए। ठीक है, और हमारे सोशल मीडिया साइट से जुड़ने के लिए यहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन होगा, लिंक दिया गया होगा, टेलीग्राम का लिंक पिन होगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल इसी कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद।